हेलो बच्चों, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम गति के नियम को स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप देखिए, ताकि अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ेंगे। आपको अगर चीज़ें अच्छे से सीखनी है तो पुराने वीडियो को साथ साथ देखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते हुए चलिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, एक तो मुक्त रेखा चित्र बनाना, मुक्त रेखा चित्र बनाना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मुक्त रेखा चित्र को हम एफबीडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। सर, ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको एक वस्तु दे रखी होगी और उस वस्तु पर लगने वाले सभी बल को दर्शाना है। क्या होगा? आपको एक वस्तु दे रखी होगी और उस वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को दर्शाना है। ये आना बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पूरा सीखना चाहते हो तो मुक्त रेखा चित्र बनाना आना बहुत जरूरी है। मुक्त रेखा चित्र बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है कि वस्तु को बिंदु मान लेना। क्या मान लेना? वस्तु को बिंदु मान लेना, पॉइंट मान लेना। दूसरा, उस वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को दर्शाना। उस वस्तु पर जितने बल लग रहे हैं ना, उसको ही दिखाना है। कैसे? उस वस्तु पर लगने वाले बल को दर्शाना। उस वस्तु पर लगने वाले बल को दर्शाना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिसाइड करना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताना कि आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जो आप प्रेक्षण ले रहे हो, कहां से ले रहे हो। क्योंकि निर्देश तंत्र अलग अलग होने से वस्तु पर लगने वाले बल की संख्या बढ़ और घट सकती है। निर्देश तंत्र अलग अलग होने से बलों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। निर्देश तंत्र FOR को दर्शाना, इसको अभी हम ज्यादा नहीं मानेंगे। सामान्यतः जब तक कुछ नहीं बोला जाता हम निर्देश तंत्र जमीन को मानते हैं, क्योंकि हम जमीन पे खड़े होके, धरातल पे खड़े होके चीजों को देखते हैं। कहां से देखते हैं? हम प्रेक्षण कहां से लेते हैं किसी भी चीज का? धरातल पर खड़े होके लेते हैं। इसलिए जब तक कुछ भी ना कहा जाए आप निर्देश तंत्र किसको मान लेना? निर्देश तंत्र धरातल को यानी कि जमीन को मान लेना। फिर अगर निर्देश तंत्र में बदलाव होगा तो वस्तु पर लगने वाले बल कैसे बदलेंगे हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो आपको अभी मैं मुक्त रेखा चित्र बनाना सिखाऊंगा। अगर आपने मुक्त रेखा चित्र बनाना सीख लिया तो न्यूटन के गति के नियम को पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। आपके लिए न्यूटन के गति के नियमों को, प्रश्नों का हल करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। विद इन द स्नैप ऑफ फिंगर आप तुरंत प्रश्नों को हल कर पाओगे। देखोगे सर कैसे? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आप देखोगे किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो कि मैंने यहां पे एक धरातल लिया
और इस धरातल पर एक वस्तु को रख दिया m को, और आपको पता है ये m द्रव्यमान की वस्तु है और इस m द्रव्यमान की वस्तु धरातल के संपर्क में है। मैंने कहा इस m का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। मैंने क्या कहा, इस m का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। मैंने m की बात की है तो आपका ध्यान केवल m पर होना चाहिए, इस वस्तु पर होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना, इस वस्तु को m को बिंदु द्रव्यमान मान लो, बिंदु मान लो। क्या मान लो, बिंदु। पहला पॉइंट बोला। अब मुझे बताओ इस द्रव्यमान को, द्रव्यमान धरातल के संपर्क में है, धरातल के संपर्क में है, और जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो इस पर क्या लगता है, अभिलंब बल। क्या लगता है, अभिलंब बल। ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। जिसको अभिलंब बल की बात समझ नहीं आ रही हो, पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, पिछले वीडियो को जरूर देख लेना। अब आपको क्या करना है, इस वस्तु पर लगने वाले बल को दिखाना है। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये धरातल इसको क्या देगा, अभिलंब बल देगा, अभिलंब बल देगा सतह के लंबवत, सतह के लंबवत किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन ये जो जमीन है, ये जो पृथ्वी है, इसको कहां खींचेगी, अपने केंद्र की ओर खींचेगी। कहां खींचेगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अपने केंद्र की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, केंद्र की ओर खींचेगी। यानी कि ये इसको अपनी ओर खींचेगी तो ये इस पर क्या लगाती है, पृथ्वी किसी भी वस्तु पर एक बल लगाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, mg, गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। और ये गुरुत्वीय बल सदैव धरातल के या पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और केंद्र की ओर। ऐसा देखो, मान लो अगर मान लो यहां होता तो इधर की ओर ऐसे, ऐसे है, ऐसे लगेगा। सदैव केंद्र की ओर लगाना है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो ये हमने इस पर mg लगा दिया। क्या इसके अलावा और कोई बल लगता हुआ नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा सर। इसका मतलब इस m द्रव्यमान का मुक्त रेखा चित्र ये बन गया। तो सर अब इसका बना के बताओ, इस पट्टे का। इस पट्टे को अगर ध्यान से देखो, इस पट्टे को ध्यान से देखो, इसके बारे में हमने द्रव्यमान नहीं लिखा, द्रव्यमान नहीं लिखा। तो इस पर आपको क्या दिखाई देगा, आपने बोला कि इसने इसको एक अभिलंब बल दिया ऊपर की तरफ। तो आपको पता है कि बल हमेशा युग्म में लगता है। कैसे लगता है, युग्म में लगता है। अगर इसने, इस पट्टे ने इसको ऊपर की ओर अभिलंब दिया है तो ये द्रव्यमान भी इस पट्टे को एक अभिलंब बल देगा। किधर की तरफ, नीचे की तरफ देगा। किधर देगा, नीचे की तरफ देगा। ये इसका हमने मुक्त रेखा चित्र बना दिया। तो मुक्त रेखा चित्र का मतलब ही होता है कि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को दर्शाना। अभी मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। और देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखिए देखते हैं कैसे करना है। मान लो कि अगर मान लो कि मैंने यहां पर धरातल लिया और धरातल लेके यहां पे दो द्रव्यमान रख दिए। कितने द्रव्यमान रख दिए, एक रख दिया। धरातल लेके मैंने दो द्रव्यमान रख दिए, दो द्रव्यमान रख दिए। एक रख दिया m1 और m1 के ऊपर रख दिया मैंने m2। और मैंने कहा m1 और m2 का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। क्या करना है, m1 और m2 का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। तो क्या करना है, मैंने क्या सिखाया था, जिसका मुक्त रेखा चित्र बनाना है उसी को देखो। सबसे पहले m1 को देखो, ये रहा m1। m1 पर क्या है, पृथ्वी से कहां खींच रही है, नीचे की ओर। कहां खींच रही है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर क्या लगा दो, एक m1g लगा दो। m1g क्यों, क्योंकि m1 इसका द्रव्यमान है, g पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण है। अच्छा, ये पट्टा इसको क्या देगा, ये किसके संपर्क में है, ये किसके संपर्क में है, इस पट्टे के संपर्क में है। किसके संपर्क में है, इस पट्टे के संपर्क में है। तो ये पट्टा इसको क्या देगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगा। और मान लो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना दिया इसने, इसको n1 दिया। अब जरा सोचना, क्या ये m1 m2 के भी संपर्क में है, m1 m2 के भी संपर्क में है, तो m2 भी तो इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा। क्योंकि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है।
तो यहां पर M2 भी इसको क्या देगा, एक अभिलंब बल देगा, लेकिन वो कहां देगा इसको, नीचे की तरफ। कहां देगा, नीचे की तरफ देगा। तो इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल नीचे की तरफ और आ जाएगा, एक नीचे की तरफ और आ जाएगा, उसको नाम दे दिया N2। चूंकि द्रव्यमान अलग अलग है इसीलिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब मान लो मैंने कहा M2 का बना के बताओ, M2 का बना के बताओ, तो आपने बोला सर M2 को पृथ्वी कहां खींचेगी, नीचे की ओर, तो ये लगाएगा M2G। लेकिन M2 पर M1 कहां लगाएगा, M1 कहां लगाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि आपको पता है बल युग्म में लगते हैं। तो जब M2 ने M1 पर N2 लगाया नीचे की ओर, तो M1 M2 पर कहां लगाएगा, ऊपर की ओर। कितना, जितना M2 ने M1 को दिया, कितना दिया, N2 दिया, तो ये इसको N2 कहां दे देगा, ऊपर की ओर दे देगा। तो ये हमने मुक्त रेखा चित्र बना दिया M1 और M2 का। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, किस तरीके से मुक्त रेखा चित्र बनाना है। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए मान लो कि मैंने कहा कि इस बार वस्तु ऐसा है। देखिएगा, तीन वस्तु देता हूं, तीन वस्तु एकदम क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट एकदम क्लियर। M1, M2, M3। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वस्तुएं अलग अलग है तो लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान भी अलग अलग होगा, ये बात याद रखनी है। देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं कैसे करना है। एकदम आसान है। सबसे पहले आप मुक्त रेखा चित्र किसका बनाना चाहते हो, मान लो मैंने कहा M1, M2 और M3 का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। M1, M2 और M3 का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। सबसे पहला काम लो M1 को, ये लो मैंने ले लिया M1। ये M1 को पृथ्वी कहां खींचेगी, नीचे की तरफ। कहां खींचेगी, नीचे की तरफ। ये लो हमने बना दिया M1G। लेकिन ये M1 किसके किसके संपर्क में है, ये इस धरातल के संपर्क में है, इसके संपर्क में है, और M2 के संपर्क में है। तो जहां जहां संपर्क होगा वहां वहां क्या लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब ये जो धरातल है इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां देगा, ऊपर की ओर, सतह के लंबवत ऊपर की और, ऊपर की और, सतह के लंबवत ऊपर की ओर। मान लो ये N1 दिया, लेकिन ये M2 भी तो है। M2 इस पर बल कहां लगाएगा, M2 कहां दबा रहा है इसको, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इस पर क्या लग जाएगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल और लग जाएगा, जिसको नाम दिया N2। क्यों, क्योंकि M2 M1 को दे रहा है। ये बन गया तुम्हारा किसका, ये M1 का मुक्त रेखा चित्र बन गया। M2 के मुक्त रेखा चित्र की बात करते हैं, ध्यान देना। फिर M2 को पृथ्वी कहां खींच रही होगी, नीचे की ओर खींच रही होगी। तो चलिए हम M2 पर लगा देते हैं M2G। क्या लगा देते हैं, M2G। M2 किसके संपर्क में, M3 के और M1 के। M1 इसे कहां धक्का दे रहा होगा, ऊपर की ओर। M3 से कहां दबा रहा होगा, नीचे की ओर। यानी कि M1 M2 पर बल लगा रहा है, कहां लगा रहा है, ऊपर की ओर। कितना लगा रहा होगा, जितना M2 ने M1 को दिया। कितना दिया, N2। और M2 पर M3 कहां लगा रहा होगा, नीचे। कितना लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, मान लो इधर कितना लगा रहा होगा, बताओ मुझे। इसका नाम दिया हमने N3। एकदम आसान है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है सर। चलो, और अगर मैं बोलूं यहां पर M3 की बात करूं, M3 को पृथ्वी कहां खींच रही होगी, नीचे की ओर। ये लो M3G। अब M3 किसके संपर्क में है, M2 के संपर्क में है। तो M2 M3 को कहां धक्का दे रहा होगा, ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि M3 जब M2 को नीचे दबा रहा है तो M2 M3 को कहां दबा रहा होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि बल सदैव युग्म में लगते हैं। इसने इसको N3 नीचे दिया तो ये इसको N3 कहां देगा, ऊपर की ओर देगा। कहां देगा, ऊपर की ओर देगा। ये बन गया मुक्त रेखा चित्र, ये बन गया मुक्त रेखा चित्र। कितना आसान है बोल, कितना आसान है, कर लोगे।
बस आपको कुछ नहीं करना, आपको तो इस पर लगने वाले बल को दिखा देना, यही मुक्त रेखा चित्र होता है, किसी भी चीज का मुक्त रेखा चित्र बनाना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कोई भी तरह की प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और मुझे विश्वास है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे। पुराने वीडियो, जो पिछला वीडियो है उसको जरूर देख लेना, ताकि आपकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी कि मैंने ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखी है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसे लगाया है। मैं फिर से बताता हूं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल सदैव सतह के लंबवत लगेगा, और ये तभी लगेगा जब दो वस्तुएं संपर्क में हो। जब दो वस्तुएं कैसी हो, संपर्क में हो, या एक दोनों वस्तुएं एक दूसरे को दबाने की कोशिश करें। क्या करें? पुशिंग, पुशिंग, पुशिंग यानी कि दबाने की कोशिश करें। ठीक है, चलो अगला एक और क्वेश्चन देखें कैसे करेंगे। मान लो इस बार तनाव बल के बारे में देखते हैं। तनाव बल किसे समझते हैं? तनाव बल से समझते हैं, तनाव बल से समझते हैं। ठीक है, मान लो तनाव बल से समझते हैं, तनाव बल से समझते हैं। जैसे एकदम आसान क्वेश्चन लेता हूं, सबसे पहले एकदम आसान क्वेश्चन लेता हूं, सबसे पहले एकदम आसान क्वेश्चन लेता हूं। ये एम द्रव्यमान और एक रस्सी से लटका हुआ है। मैंने कहा इस एम द्रव्यमान का मुक्त रेखा चित्र बना दो। आपने बोला ये तो सर हलवा है। मैंने बोला कैसे? कि सर मुक्त रेखा चित्र बनाना अभी आपने सिखा दिया ना। एम को कौन खींचेगा? पृथ्वी। कहां खींचेगी? ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर, केंद्र की ओर। कितना लगाती है पृथ्वी इस पर बल? कितना लगाएगी? एम जी। और धागे में तनाव, धागे में तनाव कहां आएगा? संपर्क बिंदु से दूर। संपर्क बिंदु ये रहा, दूर कहां? ऊपर की तरफ। याद करो, इस पर बैठ के क्या लगा लो? तीर। तीर मारोगे तो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ये लो भैया तीर मार दिया, हमने तो तीर मार दिया यहाँ पे। ये देखो बन गया इसका मुक्त रेखा चित्र। बनाया नहीं बना? समझ आया नहीं आया? नहीं आया? कोई घबराने की बात नहीं है। आरबीएसएन ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है, हर चीज समझाएंगे आपको, हर चीज समझाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, आओ देखिए। चलो एक और देखते हैं। मान लो इस बार ये M1 है, ये M2 है। देखो मैंने कहा M1 और M2 का मुक्त रेखा चित्र बना दो। कुछ नहीं करना, आप तो ये देखिए M2 का बनाना है। ये लीजिए मैंने M2 को देखा, बिंदु बना लो चाहे M2 बना लो। ये लो M2 बना दिया। M2 को पृथ्वी कहां खींचेगी? कहां खींचेगी? नीचे की ओर। M2 जी। रस्सी टेंशन बनाने कैसे बनाओगे? याद करो, इसमें टेंशन बनानी है, तनाव बनाना कैसे बनाओगे? मैंने कहा संपर्क बिंदु से दूर। दूर कहां? ऊपर की ओर। बैठ के तीर चलाओ, कहां जाओगे? ऊपर की ओर। मान लो तनाव आपने मान लिया T1, मान लिया। ये M2 का मुक्त रेखा चित्र बन गया। अब M1 का देख लेते हैं। ये लो M1, बिंदु भी बना सकते हो, बिंदु भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। M1 को पृथ्वी कहां खींचेगी? नीचे की ओर। कहां खींचेगी? नीचे की ओर। ये लो M1 जी। और M1 पर देखो दो बिंदु है, दो बिंदु, ये रहा संपर्क बिंदु। तो दोनों में धागे लटके हुए हैं, धागे अलग अलग हैं, तो तनाव का मान भी धागों में क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर धागा एक ही होता है तो पूरे धागे में तनाव का मान समान होता है। धागे अलग अलग होने पर तनाव का मान क्या हो जाता है? बदल जाता है। ऐसी बात अपनों ने करी थी। तो चलो देखो, इस धागे में तनाव क्या था? क्या कितना लिया हमने? T1। कितना लिया? T1। संपर्क बिंदु से दूर, ये दूर कहां? तीर चलाओ, ये लो यहां कितना आएगा? T1। लेकिन इस धागे का तनाव संपर्क बिंदु से दूर, कहां जाओगे? कहां जाओगे? तीर कहां चलाओगे? ऊपर की तरफ। ये लो भैया T2। धागा अलग अलग है, तनाव का मान अलग अलग होगा। धागा अलग अलग है, तनाव का मान अलग अलग होगा। बात करता हूं, एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और करते। देखो M1 M2 और इस बार मैंने लगा दिया F, और ये ऐसे रख दिया। देखो आराम से, आराम से। मैंने कहा M1 और M2 का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। कुछ नहीं करना, ध्यान देना एक बार। ये देखो M1 सर, M1
M1 किसके संपर्क में है? किसके संपर्क में है M1? जल्दी से बताओ, किसके संपर्क में है M1? धरातल के संपर्क में। धरातल से क्या देगा? एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगा सतह के लंबवत। Mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ। ये लो भैया, नीचे की तरफ लगा दिया। और धागा है, धागे में क्या आएगा? तनाव। तनाव कैसे बनाना होता है? तनाव कैसे बनाना होता है? संपर्क बिंदु से दूर की ओर तीर, इस पर बैठ के तीर चला दे, किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये मान लो T1। बात खत्म। ये इसका मुक्त रेखा चित्र बन गया। आप चाहो तो इसको बिंदु भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसको बिंदु भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बना सकते हो, बिंदु भी बना सकते हो, बस आपको उस पर लगने वाले बल को दिखाना आना चाहिए। M2 देखिए, M2, ये देखो M2। अब M2 पर नॉर्मल क्या लगेगा? नॉर्मल ऊपर की तरफ। पृथ्वी कहां खींचेगी इसको? नीचे की तरफ। अब धागा पे बल कितना लग रहा है? F। तनाव भी किधर लगेगा? इधर। तो तनाव किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो आपको F ही दिखा दो सीधा, तनाव दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धागे में जब आप तनाव दिखाओगे तो यहाँ पे T इधर दिखाओगे और T का मान यहाँ पर F के बराबर होगा। T का मान यहाँ पर किसके बराबर होगा? F के बराबर, क्योंकि F लग रहा है इस धागे पर। F लग रहा है। F भी बल होता है और तनाव भी क्या होता है? बल होता है। तो आप तनाव दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि धागे में पहले से तनाव है और तनाव का मान क्या है? F है। लेकिन यहाँ पे तनाव आएगा संपर्क बिंदु से दूर। कितना? धागा एक ही है, तनाव का मान क्या रहेगा? जो पहले था वही रहेगा, ये √T1। तो इस तरीके से आपको मुक्त रेखा चित्र बनाना है। भाई यहां पर ध्यान देना है कि जो F लग रहा है यही तो तनाव का काम कर रहा है। तो यहाँ T लिखो चाहे F लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, धागे में पहले से तनाव है। यहाँ पे तनाव T1 है तो यहाँ पर भी तनाव कैसा होगा? T1। संपर्क बिंदु से दूर। दूर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बैठकर तीर चला दो उस पर। तीर जाओगे, तीर अपने आप को नहीं मारोगे, दूर मारोगे, दूर। तो देखो भैया, यहां से दूर, यहां से दूर, ये इसका मुक्त रेखा चित्र है। मुक्त रेखा चित्र बनाना आ गया। तो अब हम आगे चलेंगे न्यूटन की गति के प्रथम नियम में। कहां चलेंगे? न्यूटन की गति के प्रथम नियम में। तो चलिए आगे चलते हैं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को समझते हैं। एकदम आसान है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आइए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम आप सब ने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। क्या कहता है ये नियम? ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, और अगर वो किसी वेग से, वेग का मतलब अगर नियत वेग से गतिशील है तो वो नियत वेग से ही एक ही दिशा में गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वस्तु अपनी स्थिति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। इसी नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब है, मान लो कोई वस्तु है और उस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है, अगर वो विराम में है तो उसका वेग कैसा है? 0। और अगर वो चल रही है तो वो एक नियत वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चलती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि आपने उस पर कोई बल नहीं लगाया है। अगर आप बल लगाओगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, लेकिन बल नहीं लगाओगे तो इन चीजों में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर F एक्सटर्नल बराबर 0 है तो अगर बल 0 है तो त्वरण भी कितना होगा? 0 होगा। और जब किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो उसका वेग क्या होगा? या तो 0 हो सकता है या नियत हो सकता है। क्योंकि आपने एक विमीय गति जब पढ़ा तो आपने पढ़ा था A बराबर dv/dt। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जरा सोचिए, नियत राशि का अवकलन शून्य होता या नहीं होता? इसका मतलब अगर वेग नियत है,
वेग नियत है तो उसका अवकलन क्या होगा, शून्य। और वेग का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, त्वरण आता है या नहीं आता। तो वेग अगर नियत है तो नियत राशि का अवकलन क्या आता है, शून्य होता है, तो a बराबर 0 हो सकता है। दूसरी, अगर वेग खुद ही 0 होता, वेग खुद ही 0 होता, कब होता, जब वस्तु विराम में होती, तो त्वरण क्या होता है इसका, 0 होता। कब बात कर रहे हैं, जब वस्तु एक विम्य दिशा में एक सीधी रेखा के अनुदिश गति कर रही है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब वेग शून्य होता है पर त्वरण शून्य नहीं होता, वो स्थिति अलग है। वो स्थिति तब आती है जब वस्तु को कहां फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में अभी मैं आगे चल के बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं जब वस्तु एक सरल सीधी रेखा में क्षैतिज के अनुदिश गतिमान है, तब की बात कर रहा हूं मैं। सीधी सरल रेखा में क्षैतिज के अनुदिश गतिमान है तो अगर ऐसी स्थिति है, इसका मतलब अगर बल का मान 0 है तो त्वरण का मान 0 है, तो वेग या तो नियत हो सकता है, और नियत वेग का मतलब यहां पर परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा। बोलो समझ आया या नहीं आया, एकदम अच्छे से समझ आया, एकदम अच्छे से समझ आया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, यहां से एक वर्ड और समझते हैं, एक वर्ड और समझते हैं। एफ एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल शून्य है। सभी बल अगर शून्य है तो वस्तु कैसी रहेगी, निकाय या वस्तु, निकाय या वस्तु साम्य अवस्था में रहेगी। निकाय या वस्तु कैसी रहेगी, साम्यावस्था में रहेगी, साम्यावस्था में रहेगी। इस बात को भी साथ ही साथ समझ लो, क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, कितने भी बल लगा लो, कितने बल लगा लो, अगर इन सभी बलों का सदिश योग शून्य है, इन सभी बलों का सदिश योग शून्य है, इन सभी बलों का क्या सदिश योग शून्य है। सदिश आपने पढ़ रखा है, अगर सदिश योग शून्य है यानी कि कुल बल लगने वाला कुल बल कैसा हो गया, शून्य हो गया। और वस्तु पर अगर कुल बल शून्य है तो वस्तु कैसी है, हमेशा साम्य अवस्था में रहेगी। कैसी रहेगी, साम्य अवस्था में रहेगी, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका मतलब है, साम्य अवस्था का मतलब ये होता है, यदि वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और अगर वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो नियत वेग से गति करती रहेगी। उसके अंदर कोई भी त्वरण नहीं आएगा, कोई भी त्वरण नहीं आएगा। अगर वस्तु साम्य अवस्था में है, इसका मतलब अगर वो विराम में है तो विराम में रहेगी, और अगर नियत वेग से गति कर रही है तो नियत वेग से गति कर रही होगी, उसमें कोई भी त्वरण का मान नहीं आएगा। कब, जब उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य है। सदिश योग अगर शून्य है, उस पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है, तो वस्तु कैसी है, साम्य अवस्था में रहेगी। इस चीज को हम आगे और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, तब समझेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देखो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि किसी वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आपको उस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और जब तक बल नहीं लगेगा वस्तु अपनी अवस्था स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि वस्तु अपनी उसी अवस्था को बनाए रखना चाहेगा। उसी अवस्था का मतलब क्या समझा, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, नियत वेग से चल रही है तो नियत वेग से गति करती हुई रहेगी। समझ में आई बात। तो आइए थोड़ा सा जड़त्व के बारे में भी ज्ञान ले लेते हैं, फिर हम न्यूटन के जो प्रथम नियम पर है उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का सीधा संबंध है वस्तु के द्रव्यमान से। जड़त्व का सीधा संबंध वस्तु के द्रव्यमान से है। जड़त्व का सीधा संबंध वस्तु के द्रव्यमान से है, सीधा संबंध वस्तु के द्रव्यमान से। अगर कोई वस्तु के द्रव्यमान ज्यादा है, उसका मतलब हम कह सकते हैं उसका जड़त्व ज्यादा है। जड़त्व ज्यादा का मतलब वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगा। अवस्था में परिवर्तन का विरोध क्या करेगा, ज्यादा करेगा।
सीधी सी बात है, ज्यादा करेगा। मान लो एक पत्थर है, एक छोटा पत्थर है और एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ा पहाड़ है। सिंपल सी बात है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और आपको पता है m2 का मान m1 से ज्यादा होगा। भाई पहाड़ तो भारी होता है, पहाड़ तो पहाड़ ही होता है। अब बताओ, पहाड़ रुका हुआ है, ये रुका हुआ, आप किसको चला सकते हो, किसको चला सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर m1 को चलाना आसान होगा और m2 को चलाना मुश्किल होगा। यानी कि m2 अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा? m2 कहता है मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे ही रहना चाहूंगा, मैं रेस्ट पर हूं, मैं रेस्ट पर ही रहना चाहूंगा, मैं विराम में हूं, मैं विराम में रहना चाहूंगा। क्योंकि आपको पता है कि जड़त्व का सीधा संबंध किससे है? द्रव्यमान से। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वो अपने परिवर्तन का विरोध उतना ही ज्यादा करेगा, और द्रव्यमान जितना कम होगा परिवर्तन का विरोध उतना ही कम होगा। इसी तरीके से मान लो इन दोनों पत्थरों को गति करा दी गई, गति करवा दी गई, किसी नद तल पे दोनों को फेंक दिया गया। किसको रोकना आसान होगा? इसको रोकना आसान होगा या इसको रोकना आसान होगा? नद तल पर इसको रोकना आसान होगा, इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो ये गति कर रहा है, तो ये गति की अवस्था का क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। क्योंकि ये ज्यादा विरोध करेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। तो द्रव्यमान का सीधा संबंध जड़त्व से, या हम कह सकते हैं जड़त्व का सीधा संबंध द्रव्यमान से होता है। इस तरीके से जड़त्व को तीन भागों में बांट देते हैं हम लोग। एक तो होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। जड़त्व का मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। अब देखो, विराम के जड़त्व को हम समझते हैं। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगी, वो विराम में ही रहना चाहेगी। जैसे एक गाड़ी, एक ट्रेन, एक बस है, उसमें आप खड़े हो, एक बस है उसमें आप खड़े हो, और जब बस अचानक से आगे चलती है, अचानक से आगे चलती है, तो आप किधर की तरफ गिर जाते हो? पीछे की तरफ गिर जाते हो या नहीं गिर जाते हो? क्यों होता है ऐसा? कि बस जब रुकी हुई है तो आप भी रुके हुए हो। देखो, जब बस रुकी हुई है तो आप भी रुके हुए हो, आप भी रुके हुए बराबर है। आपका पैर किसके संपर्क में है? बस के धरातल से संपर्क में है। ठीक है, तो आपकी पूरी जो शरीर है, पूरी बॉडी कैसी है? विराम में। कैसी है? विराम में। अब क्या हुआ? बस चली तो बस का फ्लोर कहां जाएगा? आगे की तरफ। जब बस का फ्लोर आगे की तरफ जाएगा, लेकिन आपका पैर क्या चाहता है? अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि वो विराम में है, तो वो विराम में ही रहना चाहेगा और अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध करेगा। तो इस स्थिति में जब ये आगे जाएगा तो ये क्या करेगा? इसके पैर को भी इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या कहती है? हम तो विराम में रहना चाहेंगे। हम कैसे रहना चाहेंगे? विराम में। क्योंकि विराम का जड़ तो यही तो कहता है कि कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहना चाहेगी। अब ये गति करी तो पैर भी क्या करेंगे? गति करेंगे। लेकिन जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है वो कैसा रहना चाहेगा? विराम में। तो अब आप सोचो कि आप खड़े और अचानक से आपका पैर को नीचे से खींच ले तो आप कहां गिरोगे? कहां गिरोगे? पीछे की तरफ। ऐसा ही होता है। तो बस में क्या होता है? बस चलती है, अचानक से आपका पैर बस के साथ तो नीचे चला जाता है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या कहती है? मैं विराम में रहूंगी। तो आप कहां चले जाते हो? पीछे की तरफ चले जाते हो। इसीलिए कोई बस के चलने पर आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। और भी इसके साथ बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड देखा है सबने। कैरम बोर्ड पे आपके जो कैरम बोर्ड होता है उस पे बहुत सारी गोटियां लगी होती है, और कई बार आप क्या होता है कि जब कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से मारती हो नीचे वाली गोटी को, आपके सेंटर में जब ये गोटियां लगी रहती है, तो आप जब स्ट्राइकर से गोटी को मारते हो तो क्या होता है? नीचे वाली गोटी निकल जाती है और ऊपर वाली गोटियां वही रह जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली गोटी को आपने गति दे दी, लेकिन बाकी ऊपर वाली गोटियां क्या कहती है? हम विराम में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास विराम का जड़त्व है। तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ये गति में आना नहीं चाहते, इसलिए सारी गोटियां वहीं रह जाती है, बाकी एक गोटी नीचे से निकल जाती है। ऐसा उदाहरण भी आपने देखा होगा। तो ये किसके उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। गति का जड़त्व मतलब वस्तु अगर गति कर रही है तो गति करता रहना चाहेगी, और आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो उसका विरोध करेगी। अब कैसे? देखो, एक बस चल रही है, आप बस में खड़े हो,
बस चल रही है, बस में खड़े हो, और अगर बस गति कर रही तो आपकी पूरी शरीर भी क्या कर रहा है, उसके साथ में गति कर रहा है। और अचानक से बस रुक गई। जब ये बस रुक गई तो इसके साथ में जो पैर कांटेक्ट में है वो भी क्या करेगा, बस के साथ रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या कहती है, हम तो गति करते रहेंगे, हम तो गति करते रहना चाहते हैं। तो गति करते रहने के चक्कर में ऊपर वाली बॉडी क्या चली जाती है, आगे की तरफ, और आपका मुंह के दांत टूट जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब बस से उतरते हो तो कुछ देर बस के साथ दौड़ो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बस से उतरते हो आपके पास गति होती है, और जैसे आप सड़क के संपर्क में आते हो तो सड़क कैसी होती है, विराम में, वो आपके पैर को पकड़ के रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आपके पास गति होती है तो आप उस अवस्था में परिवर्तन का क्या करते हो, विरोध करते हो, और पैर तो रुक जाते हैं सड़क के संपर्क में आने से, लेकिन जो बॉडी है ऊपर वाली वो गति करते रहती है, और आपके दांत बाहर आ जाते हैं। 32 से 2 दांत बन जाते हैं। 32 से कैसे 2 दांत बन जाएंगे, 2 दांत बन जाते हैं। होता है या नहीं होता ऐसा? तो ये होता है इसके कारण। और एक होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है कि दिशा में परिवर्तन का विरोध करते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा एक पत्थर को घुमाया जाता है। जब वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो आपको पता होता है कि प्रत्येक बिंदु पर वस्तु के पास स्पर्श रेखीय वेग होता है। कौन सा वेग होता है? स्पर्श रेखीय वेग होता है। यानी कि हर वस्तु सीधी रेखा में जाना चाहता है, हर बिंदु पर इस पर क्या होता है, वेग होता है, स्पर्श रेखीय वेग होता है। लेकिन जब उसको घुमाया जाता है तो वो वृत्ताकार पथ में गति करते रहता है। लेकिन जैसे ही धागे को काटोगे, जैसे ही धागे को काटोगे, वस्तु का वास्तविक वेग कौन सा है, वस्तु का वास्तविक वेग कौन सा है, स्पर्श रेखीय है। स्पर्श रेखीय है तो वस्तु अपने वास्तविक दिशा को बनाए रखना चाहेगी, वास्तविक दिशा को बनाए रखना चाहेगी, इसीलिए वो स्पर्श रेखीय रूप से निकल जाती है। आप धागे को घुमाओ घुमाओ और अचानक धागे को काट दो तो पत्थर कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा या ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की वास्तविक दिशा कौन सी है, ये है। आप पत्थर को घुमा रहे हो, लेकिन जैसे आप धागे को तोड़ोगे वो अपनी वास्तविक दिशा को क्या रखना चाहेगी, बनाए रखना चाहेगी, और वो सीधी निकल जाती है, ना कि अंदर की तरफ आती है। तो ये होता है दिशा का जड़त्व। मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? आपको पता है जब साइकिल घूमती है, जब साइकिल घूमती है तो प्रत्येक बिंदु पर कौन सा वेग होता है, स्पर्श रेखीय वेग है। तो उसके साथ में जो भी कीचड़ आएगा तो उसके पास भी कौन सा वेग आएगा, स्पर्श रेखीय वेग आएगा। और अगर स्पर्श रेखीय वेग आएगा तो हर बिंदु पे कीचड़ कैसे आएगा, ऐसे ऐसे। और अगर मान लो मैं आगे बैठ के साइकिल चला रहा हूं तो कीचड़ कहां आएगा, मेरे पीठ पे आ जाएगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो उससे बचाव करने के लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं, मडगार्ड लग जाता है, और मडगार्ड में सारा कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। तो ये होता है दिशा का जड़त्व, ये होता है दिशा का जड़त्व। मतलब वो अपनी दिशा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। भाई आप उसको घुमा रहे हो, घूम रहा है, लेकिन जैसे ही काटोगे उसकी वास्तविक दिशा कौन थी, स्पर्श रेखीय दिशा थी। तो वो स्पर्श रेखीय दिशा में जाना चाहता है, ना कि अंदर की ओर आने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम विराम गति दिशा के जड़त्व को भी परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो जड़त्व को आप, मुझे उम्मीद है कि आपको जड़त्व वाली बात समझ में आ गई होगी। एकदम आसान है, आप उदाहरण पढ़िएगा। कोई भी समस्या हो आप मेरे सामने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। चलो, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्या सिखाया था न्यूटन गति के प्रथम नियम में? एफ एक्सटर्नल अगर बराबर 0 है तो ए एक्सटर्नल या ए कितना होगा, 0 होगा, और वस्तु साम्यावस्था में होगी। यही तो बताया था। आओ चेक करते हैं। समीकरण लिखना सीखना है। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम आसान, सबसे पहला एकदम आसान ले रहा हूं मैं। एम, मैंने कहा ये वस्तु साम्य अवस्था में है, इसके लिए समीकरण लिख दो। अगर ये वस्तु साम्य अवस्था में, इसके लिए समीकरण लिखनी है। वस्तु के लिए कुछ नहीं, वस्तु का मुक्त रेखा चित्र बना दो और लगने वाले बल को बराबर कर दो। वस्तु का मुक्त रेखा चित्र बना के वस्तु पर लगने वाले बल को बराबर लिख दो। कैसे? ये रहा एम, ये लो एम, एम जी कहां लगेगा, नीचे। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा, अब तो लगाना सीख गए होंगे, ऊपर की तरफ। अब वस्तु साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और नियत वेग से गति कर रही है तो नियत वेग से गति करती रहेगी। अभी क्या दिख रहा है, वस्तु विराम में है, वेग दिखा नहीं रखा ना,
वेग दिखा नहीं रखा ना, इसका मतलब वस्तु कैसी है, विराम में है। और विराम में है तो सभी बलों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सभी बलों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कर दो, ऊपर वाले बल को नीचे वाले बल के बराबर कर दो, ऊपर वाले बल को नीचे वाले बल के बराबर कर दो, ऊपर वाले बल को नीचे वाले बल के बराबर कर दो, बात खत्म। ये वस्तु विराम अवस्था में है, ये वस्तु साम्य अवस्था में है। अगला फिर से क्वेश्चन देखें अगला। आइए अब आप एकदम आसानी से, अगर आपने मुक्त रेखा चित्र बनाना सीख लिया, देखो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो ऐसा किया था क्वेश्चन, और M1 M2 मैंने कहा निकाय साम्य अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है तो इनके बीच लगने वाले अभिलंब बल का मान निकालो। निकाय साम्य अवस्था में है तो लगने वाले अभिलंब बल का मान निकालो। क्या बोला, निकाय साम्य अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है तो लगने वाले अभिलंब बल का मान निकालो, लगने वाले अभिलंब बल का मान निकालो। अभिलंब बल कितने लग रहे हैं, कितने अभिलंब बल लग रहे हैं सर, 2। सर 2, आपको कैसे पता, मैंने कहा 2 जगह संपर्क है, एक जगह एक जगह, 2 जगह संपर्क में है या नहीं है, 2 जगह संपर्क में है या नहीं है, बताओ मुझे। है तो चलो पहले बात करते हैं M1 की। किसकी बात की, M1 की। ये लो M1, सर M1 पर क्या लगा, नीचे की तरफ M1G लगा, और क्या लगा था, M2 ने इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां दिया, नीचे की तरफ दिया, कितना दिया, N2 दिया। और इस धरातल ने M1 को कहां दिया था, याद कर लो, अभी बना के आए थे। अगर नहीं देखा है तो पूरी वीडियो को वापस पीछे जाके वीडियो को पूरे अच्छे से देखो, बनाना सीख जाओगे। अब मैंने कहा अगर संतुलित अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है तो ऊपर वाला बल और नीचे वाले बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए समीकरण लिखो, ऊपर वाला बल कितना है, N1, नीचे कौन कौन लग रहा है, एक तो N2 लग रहा है और एक क्या लग रहा है, M1G लग रहा है। सही है, जल्दी बोलो। M2 को देखो, M2 को देखो, जल्दी से देखो M2 को, M2 यहां बना देता हूं, M2 को देखो जल्दी से, M2 को, M2 पर M1 M2G कहां लगेगा, नीचे। M1 M2 पर M2G कहां लगेगा, नीचे, क्योंकि पृथ्वी कहां खींच रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन इस M1 M2 पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगाएगा, ऊपर। कितनी, जितनी M2 ने M1 पे लगाई थी, कितनी लगाई थी, N2 लगाई थी। ये लो भैया N2। तो N2 अगर मैं कहता हूं निकाय साम्य अवस्था में है तो N2 इज इक्वल टू M2G, बोलो हाँ या ना। और मैंने क्या कहा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान निकालो। N2 का मान तो निकल गया, N1 का मान कैसे निकालोगे, इस N2 के मान को इसके अंदर रख दो, इस N2 के मान को इसके अंदर रखो। तो N2 का मान यहां रखा, तो जैसे ही आपने रखा N2 का मान कितना आया, M2G प्लस M1G, तो आंसर आ गया N1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मान निकाल लिए। N1 का मान कितना निकल के आया, M1 प्लस M2G, और N2 का मान कितना निकल के आया, M2G। अब एक ट्रिक बताऊंगा साथ में, अब एक ट्रिक बताऊंगा साथ में, बोलो मेरी बात समझ में आई। अब एक ट्रिक बताऊंगा साथ में, क्या करना है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में, चुटकियों में कर लोगे। पहले इक्वेशन बनाना सीख लो, फिर चुटकियों में कर लोगे। देखो अगले क्वेश्चन को उत्तर देता हूं फिर मैं, जल्दी से देखना। तीसरा क्वेश्चन, आप बोलोगे ना सर मुक्त रेखा चित्र, मैंने क्या बोला, बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस। यहां देख लो M1 M2 और ये लो M3। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं निकाय साम्य अवस्था में है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान निकालो। निकाय साम्य अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है मतलब कोई गति नहीं कर रहा, कोई त्वरण नहीं है, कोई वेग भी नहीं है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान निकालो, जल्दी से निकालो। देखो 3 है, कितने लेंगे, M1, M1 पे नीचे क्या लगेगा, M1G। ये इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां देगा, ऊपर की ओर, इसका नाम दिया N1। M2 और M2 किसको देगा, M2 किसको देगा, M2 M1 को देगा, किधर की तरफ देगा, नीचे की तरफ। अब निकाय साम्य अवस्था में है तो ऊपर वाला बल और नीचे वाले बल को बराबर लिख दो, N1 बराबर N2 प्लस M1G, इक्वेशन बना ली 1। अब देखो M2 देखो M2 को M1 कहां देगा, जब M2 ने M1 को नीचे दिया तो M1 M2 को कहां देगा, ऊपर की तरफ। M3 कहां देगा, नीचे की तरफ। और साथ में M2G पृथ्वी कहां खींचेगी, नीचे की तरफ। निकाय साम्य अवस्था में है तो ऊपर वाले बल को नीचे वाले बल के बराबर कर दो, इक्वेशन 2 बना ली, इक्वेशन 2 बना ली।
अब कौन बचा? M3। क्या बचा? M3। M3 ने M2 को कहां दिया था? नॉर्मल, नीचे की तरफ, तो इसको कहां मिलेगा? ऊपर की तरफ। M3G कहां लगेगा? नीचे की तरफ। अब मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सीख चुके हो। इक्वेशन लिखो, निकाय साम्य अवस्था में है तो M3G इक्वल टू N3। बोलो हाँ या ना। अब बताओ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, N3 का मान तो निकल चुका है, और किसका निकालना है? N1 और N2 का। कुछ नहीं करना, इस N3 का मान यहां पुट करो, इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 में पुट करो, तो देखो N2 बराबर क्या निकल के आता है यहां से। N3 का मान पुट करो, M3G प्लस M2G। बोलो हाँ या ना। और अच्छे से लिखना चाहो तो कॉमन ले लो, M2 प्लस M3 इंटू G। बोलो हाँ या ना। N2 का मान भी निकाल लिया। N1 का मान देखो, N1 का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? N2 चाहिए। N2 का मान निकाल चुका हूं, कितना है? M3G प्लस M2G प्लस क्या आएगा? M1G। आप चाहो तो कॉमन ले लो, N1 इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। कुछ नहीं करना, एकदम आसान। आप देखो मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या ध्यान रखनी है आपको? ट्रिक अगर आपको सबसे नीचे वाले पे निकालना है, सबसे नीचे वाले पे अभिलंब बल निकालना है, इस पे कितना लग रहा था? N1। कुछ नहीं करना, इसके ऊपर कितने द्रव्यमान है? M1 खुद तो है ही, साथ में कौन है? M2 है, साथ में कौन है? M3 है। ये लो G। अगर आपको इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है, M2 पर, M2 के ऊपर कितने हैं? M2 खुद है और एक अपने ऊपर, उसके ऊपर कौन है? M3, यानी कि दो द्रव्यमान है। तो ये लो N2 मान लिया, तो M2 प्लस M3। नीचे वाले से मतलब नहीं है, ऊपर जो दिख रहा है उसको लेना है। नीचे वाले से मतलब नहीं है, ऊपर लिखना है। जैसे M1 को निकालना था, तो M1 खुद और M2 के ऊपर कितने? M1 के ऊपर कितने हैं? दो, M2 और M3। अब मान लो मुझे M2 की बात करनी है, तो M2 से नीचे क्या है मुझे मतलब नहीं है, मुझे किसको देखना है? ऊपर में कौन कौन है? M2 है और M3 खुद है, तो M2 प्लस M3G। चेक करना मेरे आंसर को। और M3 के लिए बात कर रहा हूं, ऊपर कौन है? खुद अकेला ही है, तो ये देखो M3G। देखो ट्रिक काम आई या नहीं है? चेक करो। क्या बोला था? बेसिक से एडवांस। हर चीज सिखाऊंगा, अभी तो कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है, हर चीज सीखोगे आप। देखो तो N3 की वैल्यू M3G चेक करो, N2 की वैल्यू M2 प्लस M3G देखो, और N1 की वैल्यू M1 प्लस M2 प्लस M3G देखो हाँ या ना। बात समझ में आई? अब चाहे कितने भी ब्लॉक लगा दूं, आप कर डालोगे, गारंटी है मेरी। देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फिर हम तनाव के क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट। अब आप खुद करना, पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, जल्दी से बताओ। ये मान लो मैंने लिखा M1, ये M2, ये M3 और ये लिखा M4। मैंने कहा सब पर लगने वाला विलंब बल को निकालो। M1 पे मान लो N1 लग रहा है, इस पे N2, इस पे N3 और इस पे N4 लगाओ फटाफट से। मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले किसको देखना? नीचे वाले को। M1 के ऊपर कितने हैं? M2, M3, M4, सबको जोड़ दो। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। आप इक्वेशन बना के भी चेक करिएगा, इक्वेशन बनाकर भी चेक करना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो सके। मैं आपको ट्रिक सिखा चुका हूं, ट्रिक से क्वेश्चन करके बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा इक्वेशन बना के, और चेक करिएगा कि आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या लिखोगे? M2, M3 और M4। ये लो, नीचे वाले को नहीं देखना। निकाय साम्य अवस्था में ये बात याद रहे, निकाय साम्य अवस्था में है। मजा आ रहा है? आइए देखिए M3 में कौन कौन आएगा? M3 प्लस M4G, और N4 में क्या आएगा? M4G। आप इक्वेशन बना के भी आंसर को चेक जरूर करिएगा, और इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लोगे? आओ अब देखते हैं तनाव वाले क्वेश्चन, कुछ तनाव वाले क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से निकाय साम्य अवस्था में, इन सारे अभी क्वेश्चनों में हम निकाय साम्य, क्योंकि हम न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। निकाय साम्य अवस्था में, निकाय साम्य अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है। आओ देखिए, जल्दी से देखें, अब समय नहीं लगेगा। साम्य अवस्था में है तो ऊपर क्या लगेगा? तनाव बल। नीचे क्या लगता है?
mg। और मैंने क्या बोला, साम्य अवस्था में है तो ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर होगा। ये देखो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखो, अगर मान लो ऐसा आए तो कैसे करेंगे? इस बार ये m1 है, ये क्या है, m2 है। मैंने कहा निकाय साम्यावस्था में है, T1 और इसके अंदर तनाव T1 है और इसके अंदर तनाव T2 है। T1 और T2 का मान निकालो, T1 और T2 का मान निकालो। अरे आपने बोला सर ये तो हलवा क्वेश्चन है। मैंने कहा कैसे के सर, अभी तो आपने बताया था निकाय साम्यावस्था में लगने वाले बल को बराबर करो। इस पे क्या लगेगा, M2 को देखो, M2 पर क्या क्या लग रहा है, ध्यान से देखना। M2 पे क्या क्या लग रहा है, नीचे क्या लगेगा, M2G, ऊपर क्या लगेगा, तनाव। निकाय साम्य अवस्था में है, निकाय कितना है, साम्य अवस्था में है, तो T2 बराबर क्या बनेगा, M2G बनेगा। और T1 के लिए देखिए जरा, T1 के लिए देखिए M1, यहाँ पे क्या लगेगा, M1G, और तनाव क्या लगेगा यहाँ पर एक T2, और यहाँ तनाव क्या लगेगा, T1। तो T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 प्लस M1G। तो T2 की वैल्यू मैं पहले से निकाल चुका हूं, कितनी है, M2G प्लस M1G। बोलो हाँ या ना, आसान है या नहीं है? बोलो मजा आया या नहीं आया? कितना आसान है, कितना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात? यहां पे कुछ नहीं करना। यहां पे क्या होता था, नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को देखना होता है। यहां से ऊपर वाले से देखना है, यहाँ पे M1 है, M1G प्लस M2G, नीचे केवल M2 है तो M2G देखना है। किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो यहाँ पे। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ऐसे और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन ले सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वही है, निकाय साम्यावस्था में है, T1 और T2 का मान ज्ञात करें। T1 एंड T2 का मान ज्ञात करें। मैंने क्या सिखाया था, मैं सिखाई हुई बात याद है, बलों को संतुलित करना है। पर यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपने देखा है तो तनाव यहाँ T1 है जो क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें घटक बनाने पड़ेंगे, और जब भी घटक बने तो हमेशा ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल के फोर्स, क्षैतिज के फोर्स का योग 0 के बराबर, ऊर्ध्वाधर के फोर्स का योग, ऊर्ध्वाधर के बलों का योग 0 के बराबर। यानी कि जब क्षैतिज के बल लिखोगे तो केवल क्षैतिज के बल को देखना है, और ऊर्ध्वाधर के बल लिखोगे तो ऊर्ध्वाधर के बल को देखना है, और दोनों बलों को बराबर कर देना, उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखो यहां पे अगर ध्यान दो तो अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, जरा ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड बन रहा है क्या, जेड बन रहा है क्या, तो ये भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो क्या T1 के दो घटक बनेंगे क्या, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। आपको पता है ये वाला क्षैतिज घटक होता है, और इधर जो घटक बनेगा इसका वो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा। बोलो हाँ या ना? इधर जो घटक बनेगा वो ऊर्ध्वाधर बनेगा, क्योंकि आपने सदिश पढ़ रखा है। और T1 तनाव बल है, और बल कैसी राशि है, सदिश राशि। तो यहां पर थीटा के साथ वाला जो घटक बनता है उसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं या नहीं लिखते। और थीटा के विपरीत दिशा में जो घटक बनता है उसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा मिलते हैं या नहीं बनते। अब आपको जैसा कि पता है निकाय साम्य अवस्था में, यानी कि क्षैतिज के बल को बैलेंस करेंगे, और ऊर्ध्वाधर का बल ऊर्ध्वाधर के बल को बैलेंस करेगा। यहाँ पे mg लगेगा या लगेगा, 4 इंटू जी, मास इंटू जी, mg होता है ना, mg 4 इंटू 10 मान लेते हैं, 40 न्यूटन। अब जरा देखना, क्या ऊर्ध्वाधर घटक कौन है, T1 sin 60, ये कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, 4G बैलेंस कर रहा होगा या नहीं होगा, क्योंकि निकाय साम्य अवस्था में है। तो ऊपर का लगने वाला बल बराबर नीचे के लगने वाला बल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये समीकरण 1 मान लो। क्षैतिज दिशा में देखो क्या लग रहा है, T1 cos 60, ये लो भैया T1 cos 60 बराबर, इधर कौन सा लग रहा है, T2 लग रहा है। कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। जब भी घटक बने, क्षैतिज को क्षैतिज के साथ, ऊर्ध्वाधर को ऊर्ध्वाधर के साथ, क्षैतिज में कौन लगा, T1 cos 60, वो किसको बराबर होगा, वो T2 के बराबर होगा, क्योंकि T1 cos 60 इधर, T2 इधर, दोनों बराबर कर दिया।
T1 sin 60 कहाँ, ऊपर की तरफ 4g, 4g का मतलब 40 mg, मास इंटू ग्रेविटी 4 इंटू 10 40, ये कहाँ लग रहा होगा, नीचे। और ये आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि निकाय कैसा है, साम्य अवस्था में। आपको T1 और T2 का मान निकालना है। आप अपने ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको T1 और T2 के आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं और फिर मैं इन आंसर को कैलकुलेट करूंगा और मेरे आंसर से आपको वेरीफाई करना है। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू क्लास।